कामरान साहब, आप ही के जमात के तर्जुमान असलम गौरी साहब, उन्होंने ये कहा कि मंसूर अली शाह साहब के नाम के ऊपर हमारा भी इत्तफाक था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी। बाद में मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ। असल में इब्तदाई तौर पे क्या जमीयत की तरफ से सिफारिश कुछ और थी और इत्तफाक राय में वो सिफारिश तब्दील हो गई, या इसी बात के ऊपर इत्तफाक हुआ? नहीं, ऐसा है कि इसमें जो कमेटी के अंदर आया मामला तो वो कुछ और तरह से आया। उसमें कमेटी का चूंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग, उसमें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। सही। मगर उससे पहले एक इम्प्रेशन दिया जाता रहा, मुसलसल ये इम्प्रेशन जो है वो जो इस पे चल रहे थे, मुसवदे पे बात कर रहे थे और उसमें कुछ चीजें डाली जा रही हैं, निकाली जा रही हैं। उस वक्त एक इम्प्रेशन दिया जाता रहा इस बात का कि जी होना दोनों नहीं है, तो वो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग। ठीक। अच्छा कामरान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का कल का बयान था कि अभी एक और तरमीम आ सकती है, 27वीं तरमीम, क्योंकि इस तरमीम में बहुत सी चीज़ें शामिल होनी थी जो नहीं शामिल हो सकी सियासी मजबूरियों की बुनियाद पर या कोई कंप्रोमाइज़ करने पर, जो भी होता। तो आप देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ रही है जिसमें जो चीज़ें रह गई हैं वो? ये ऐसा था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से फिर जब अल्टीमेटली मामले को कंक्लूड किया गया था, क्योंकि बात नहीं बन रही थी बहुत सी चीज़ों पे, तो कंक्लूड किया गया था। फिर उसमें उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ों पे कोई डिस्प्यूट नहीं रह गया, चलें उसको जो है ना वो मामले को हल कर लेते हैं, फिर बाद में हम फिर जब भी वक्त होगा फिर देखा जाएगा। तो अब वो अगर अगली तरमीम की बात कर रहे हैं तो मेरे इल्म में नहीं है, मगर क्योंकि उस पर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मगर ये था कि फिर हम अल्टीमेटली जो है जहाँ तक कंसेंसस डेवलप हुआ था उस बात पे आए थे और वो हमने कर लिया। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके मुसव्वदे से बिल्कुल मुत्तफिक थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुई, फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उससे बायकॉट कर जाना, उसकी क्या वजह समझते हैं? मुझे नहीं पता, ये तो सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए कि क्यों उन्होंने जो है ना उस इत्तेफाक को जो है फिर उसमें अल्टीमेटली इख्तिलाफ में बदली कर दिया। हम जो कुछ भी करते रहे उनको एतमाद में लेते रहे, और इवन एतमाद में लेने का वक्त वो भी शामिल है जिस वक्त आजम नज़ीर तारड़ जो है ऑन लेग स्टे सेनेट में, और उस वक्त भी जो है ना मुझे जो इन्होंने बाहर बुलवाया और बाहर बुलवा के अपोजिशन चैम्बर में, और उन्होंने कहा कि ये इस तरह से, उस वक्त भी आके मैंने कुछ चीज़ें ठीक करवाई हैं। तो यकीनन पूरी नहीं हो सकी जो ये चाहते होंगे, मगर कुछ ना कुछ वो करवाया। वो जो दूसरी जो लिम्ब रह गई थी उसकी लॉजिक मौजूद थी, तो वो उसको वो नहीं करवा सके। वो मुझे फिर आजम नज़ीर ने बताया कि जी ये मामला इस तरह से है। वो 8 और 4 के तनासब था कि जी कौमी असम्बली से 8 और यहाँ से 4 कर रहे हैं, बराबर बराबर क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में भी तो ऐसे ही होता है, और वहाँ से 336 लोग हैं, यहाँ से 100+ हैं, तो फिर इसका जो है ना वो किस तरह से इधर से 8 कैसे दें 100 में से, और वो 336 में से 8 होंगे, तो फिर इधर जो है ना वो तनासब नहीं बन रहा। तो दोनों बातें उनकी रीजनेबल, वो फिर एक तरह से मैंने ड्रॉप कर दी उनकी जो भी बात थी। बहरहाल कन्वे मैंने ज़रूर किया, और दूसरी जो है ना वो हो गई थी जिसमें प्रिजाइडिंग अफसर वाली पहले बात, प्रिजाइडिंग जज वाली जो बात थी उसको मैंने आके ठीक करवाया तारड़ साहब से, और वो दूसरे नंबर पे थे, उनको मैं तीसरे नंबर पे, सीनियर जज जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जो है उनको तीसरे नंबर पे लेके गया। तो ये कुछ बातें उस वक्त तक भी होती रही हैं। अब फिर उसके बाद इत्तेफाक को कहें कि जी हमारा तो इत्तेफाक नहीं था, या मौलाना ने ये कहा था, या कामरान ने ये कहा था, तो वो फिर उनकी मर्जी है, जैसे दोस्त चाहें उनका जो वो कह लें, मगर बात इसी तरह से थी, हकीकत इसी तरह से। आज इमरान खान से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा साहब भी निकले। सलमान अकरम राजा साहब से पूछा गया मौलाना साहब के हवाले से, हाँ साहब ने क्या कहा, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, उन्होंने सलाम दिया और उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने अपना हक अदा किया है, जो हमसे उन्होंने जो कर सकते थे वो किया। तहरीक इंसाफ को कौन सा ऐसी चीज़ आपने दिखा दी है कि वो अब राम है पूरे आपके साथ? देखिए, हमने ईमानदारी के साथ, नेकनियती के साथ हमने कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उनके पास आज भी इन हालात में भी आप समझे कि जो भी समझे कि अच्छा या बुरा ना खास मखसूस सीटें उनको मिली या नहीं मिली, आज भी उनके पास एक जो है ना एक अच्छी बड़ी पार्लिमानी ताकत है। तो आप फिर क्या उसको इग्नोर कर सकते हैं? जब इग्नोर नहीं कर सकते हैं, भले हमारे माजी में बहुत मुखालिफ रहे हैं या हम उनके मुखालिफ रहे, मगर स्टिल जो है ना उनकी जब लोगों ने उनको वोट किया है तो आप उनको जो है ना फिर उस वोट को आपने इज्जत देनी है, एहतराम करना। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि अब जो बेंचेस तश्कील पाने हैं, उन बेंचेस की तश्कील का तरीक़ाकार क्या होगा? यानी उसका चेयरपर्सन कोई होगा, या उसका कोई हेड बनाया जाएगा, या बगैर हेड के होगा? और वो कहा जाता है कि 4 हाई कोर्ट से नुमाइंदगी ली जाएगी, तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उसमें नुमाइंदगी नहीं होगी?
उसमें सूबों की नुमाइंदगी है, हाई कोर्ट की नुमाइंदगी आप उस तरह से ना समझिए, उनमें सूबों की नुमाइंदगी है। तो इस वक्त जो सिटिंग जजेस होंगे वो सूबों से उनमें कोशिश की जाएगी कि कोशिश क्या की जाएगी, दस्तूर के अल्फाज शायद अब यही है कि 26 अमेंडमेंट जो है ना पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें सूबों को नुमाइंदगी देनी होगी, मगर वो सिटिंग जजों से ही होगी, हाई कोर्ट से नहीं दे रहे वो। हाई कोर्टों से बाद में अगर कोई मजीद जजेस चाहिए होंगे इनको, तो वो करेक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए जजों की तादाद बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा कामरेड साहब, एक थोड़ा सा चूँकि आप कानून को बहुत गहरा जानते हैं, जो एक महसूस नशिस्तों का फैसला हुआ था, अब उसकी नज़रसानी अपील जो है, क्या वो नज़र इसके आईनी बेंच में जाएगी? और अगर वो आईनी बेंच में जाएगी तो वहाँ पर तो 8-5 का फैसला था, क्या 5 रुकनी बेंच उसे सुन सकेगा? ये सवाल पैदा होगा जिसका अभी तक कोई जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये जो बेंच है, जो बेंच के जजेस होंगे वो पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। जब पार्ट ऑफ, और इवन जो है ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे होंगे तो हम काम करेंगे, तो फिर ये किस तरह से होगा, इस तरमीम में इस बात को आंसर नहीं किया गया, और इस यहाँ पे जो है ना वो आगे कोई जवाब नहीं हमारे पास इस बात। तो यहाँ से फिर आगे फिर तशरीह इसकी जो है, जिसका जवाब आप लोगों ने बनाते हुए नहीं रखा, फिर इसकी तशरीह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जवाबदीद है। देखिए, बनाते हुए तो बनाया तो मैंने नहीं है ना, बनाया तो उसमें आखिर तक जो है ना 2-3 इसके मसौदे तैयार थे उनके पास, और अल्टीमेट मसौदा जो आया है, हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे। अल्टीमेट मसौदा आया वो तो पार्लियामान के अंदर आया, जब हमने आके देखा तो पार्लियामान के अंदर ही देखा, और जिसमें मैं आपको अर्ज कर रहा था कि एक जगह पे तब्दीली करवाई है वो प्रिजाइडिंग जज वाली बात, तो वो जो कुछ कर सकते थे वो हमने किया है। अब जो कुछ कमियां खामी रह गई हैं, तो बजाय हम इंसिस्ट करने के कि हम गलत नहीं हो सकते या गलती नहीं की, हम कह रहे हैं कि गलतियां मौजूद हैं। गलती का मानना भी जो है ना गलती की दुरुस्ती की तरफ एक कदम होता है। बहुत अच्छा कामरेड साहब, आप बतौर एक सीनियर वकील, आप क्या समझते हैं कि इन महसूस नशिस्तों का केस जो है, नज़रसानी केस, वही जज सुनेंगे जो बेंच में शामिल थे, या उनको सुनना चाहिए जो आईनी बेंच बना के बैठेंगे? बतौर एक सीनियर वकील आप क्या समझते हैं? देखिए, अमूमन तो पहले तरीका यही था कि उन्हीं लोगों को जो उनमें से रिटायर हो गए, जाहिर है वो उनको वापस उस जगह पे नहीं लाया जा सकता। जो रिटायर हो गए तो वो रिटायर हो गए, या खुदा ना खास्ता कोई इस दुनिया में ना रहे तो वो फिर उसको भी वापस नहीं लाया जा सकता। नॉर्मली तो वही जजेस सुनते हैं। अब ये फिर एक ऐसी मामली है जिसको आंसर करना जो है बड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे स्टेज पे। वो केसेस जो है ना वो फिर ट्रांसफर होंगे, दूसरे जजों के पास ट्रांसफर होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की वजह से, और फिर ये सवाल पैदा होगा, ये जो आप सवाल कह रहे हैं कि ये आया उन्हीं जजों को सुनने चाहिए कि आम जो प्रैक्टिस अभी तक जो स्कूल डेवलप हुआ है उसके मुताबिक चलना चाहिए, या फिर ये नई बात जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में है, तो दोनों में से क्या बात प्रवेल करेगी, ये मसला फिर अगेन आएगा हमारे पास। अच्छा, ये जो अभी मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को दूसरा खत लिख दिया है, इसकी कानूनी हैसियत को किस नज़र से देखते हैं? इसकी कानूनी हैसियत में ये एक, आप इसको मानिए कि एक इखलाकी तौर पे जो ना हम पूरी कौम, बल्कि ये नहीं कि सारा कोई एक अदारा, पूरी कौम जो है ना वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि हमारे इख्लाफात जो है ना हम उन अदारों के अंदर जो है ना वो हल करने से कासिर होते हैं। इतना अहम अदारा, इतना बड़ा अदारा, और उसके खिलाफत अगर आम लोगों तक जाए तो क्या असर पड़ता है, लोगों की देने की हैसियत क्या होती होगी, लोगों का उन अदारों पर एतमाद का क्या हाल होगा। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर हमको गौर करना चाहिए। कानूनी हैसियत को छोड़ दीजिए, इसकी इखलाकी हैसियत भी है, और हमको वो अब जो है किसी न किसी सूरत में जो इम्प्रेशन जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिवीजन है, बाकी पॉलिटिक्स में तो डिवीजन हुआ करती थी, मगर ये डिवीजन जो है ना ये मतलब करनी होगी, वरना ये फिर हम इस दुनिया में सारे लोग आगे जा रहे हैं माशवा पाकिस्तान।